हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या हमारे लास्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? अ डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपगेट्स कंटीन्यूअसली इन अ मीडियम इन सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे डिस्टर्बेंस को, ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। मतलब जब भी हम लोग एक वेव ड्रॉ करेंगे, मान लो वेव का डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड रहना होगा और इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब सेम एम्पलीट्यूड के साथ आगे पीछे होता हुआ, मतलब आगे की तरफ सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम एम्पलीट्यूड के साथ वो मूव कर रहा है। ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। द वेव इज प्रोपगेटेड थ्रू द मीडियम by repeated and periodic vibrations of the particle of the medium about their mean position. Repeated और periodic, हाँ periodic मतलब time to time. This is no bodily movement of the medium. Movement of medium नहीं होता, मतलब पार्टिकल आगे पीछे, मतलब आगे की तरफ नहीं बढ़ते, बस ऊपर नीचे करते रहते, मतलब वाइब्रेशन करते रहते। इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव नहीं होते। नो बॉडीली मूवमेंट, याद रखेंगे, ये हमेशा बार बार बोलते आ रहे हैं। There is transfer of energy in the direction of propagation of wave. Energy is transferred from one particle to another in the form of disturbance. वही हो रहा होगा कि एक पार्टिकल से, इस पार्टिकल से एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, इससे इसको, इसको इसको, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसफर होते होते यहाँ पे भी आगे की तरफ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, इन अ होमोजीनियस मीडियम, मतलब अगर मीडियम सेम हो, द वेव प्रोपगेट्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि मीडियम को चेंज करने से वेलोसिटी जो है कम हो जाती है या बढ़ जाती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। अगर डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर रेयर मीडियम में आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। द वेव वेलोसिटी इज अ डिफरेंट फॉर फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में पढ़ रखा था कि वेव वेलोसिटी जो है पार्टिकल वेलोसिटी से अलग होगी। पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी थी, बट वेव वेलोसिटी हमें एफ लैम्डा या लैम्डा बाई टी आई थी। हाँ, पार्टिकल वेलोसिटीज आर डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ राइट, देखो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, क्योंकि कॉस ओमेगा टी चेंज हो रहा है। हाँ, तो हर पॉइंट पे, और इसका एम्पलीट्यूड भी देखो इतना है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, मतलब हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। बट वेव की वेलोसिटी हमेशा सेम। तो पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। चलो नेक्स्ट, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी हर पार्टिकल का। देखो एम्पलीट्यूड तो सेम है ही, फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में कितने वेव बनाएंगे, तो हर पार्टिकल सेम वेव क्रिएट करेगा हर पॉइंट पे। ठीक है, चलो, डिफरेंट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट फेज। हाँ, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग फेज में जाएंगे। राइट, देखो ये अब देखो इस पार्टिकल की अगर बात करूं तो जब ये अपना मैक्सिमा रीच कर रहा है, ये तो मैक्सिमा रीच नहीं किया है, ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद जो है अपना मैक्सिमा रीच करेगा या अपना मिनिमा रीच करेगा थोड़ी देर के बाद, मतलब ऐसे जाएंगे अगर, तो ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब हर पार्टिकल जो है अपने हिसाब, अपना अपना मैक्सिमा यानी एम्पलीट्यूड अलग अलग टाइम पे अटेंड कर रहा है। तो इसीलिए डिफरेंट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट फेज। नो टू नेबरिंग पार्टिकल्स हैव सेम फेज। बगल बगल के दो पार्टिकल्स का सेम फेज नहीं होगा। सेम फेज का मतलब क्या है? सेम टाइम पे मैक्सिमा जाना और सेम टाइम पे मिनिमा आना। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं राइट, ये वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब देखो अब ये ऊपर है, थोड़ी देर के बाद ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो मतलब इन दोनों का फेज जो है दैट इज नॉट सेम। ये देखो ये अपने मैक्सिमम है बट ये मैक्सिमम पे रीच नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा, तो मतलब ये आगे की तरफ आ गया। राइट, तो इसने अपना मैक्सिमम अचीव किया तो इसने मैक्सिमम डिक्रीज कर लिया अपना। तो वैसे तो दो नेबरिंग वेव्स जो है, दो नेबरिंग पार्टिकल्स का फेज सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फेज सेम होगा तो दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमा और सेम टाइम पे मिनिमा जा सकते हैं, वैसा इसमें होने वाला नहीं है। चलो, नो पार्टिकल इन द मीडियम इज परमानेंटली एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होगा। देखो जैसे कि अब इसको देखो, अब यहाँ पे ये पार्टिकल रेस्ट पे है, कुछ देर के बाद अगर देखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मतलब ये पार्टिकल कहाँ आ गया? इस पॉइंट पे आ गया। राइट, तो अब ये पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। हाँ, अब पार्टिकल कौन सा रेस्ट पे हो गया? ये वाला पार्टिकल, मतलब ये जो था ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, ये पार्टिकल जो है रेस्ट पे आ गया। राइट, मतलब हर पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे नहीं है, डिपेंडिंग कि अलग अलग पार्टिकल जो है अलग अलग टाइम पे रेस्ट पे आ रहा है। नेक्स्ट, द वेव्स कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये सारी चीजें
वेव्स के थ्रू हो सकती है, जो कि हम लोग सेकंड पीस में पढ़ेंगे। चलो, ट्रांसवर्स वेव कैन अंडरगो पोलराइजेशन आल्सो, हाउएवर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट अंडरगो पोलराइजेशन। सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होता। इन सब, ये सब क्या है हमें जानना नहीं है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। हाँ, तो ये हम लोग फिर से सेकंड पीस में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है उसका। इंटरफेरेंस यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट यानी सेकंड पीस में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बस मेरे साथ इंटरफेरेंस पढ़ लीजिए। चलो, अब इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं। क्या है, दो कंसीडर साइनसॉइडल वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑफ द, ये सब चीज दिया हुआ है इन टाइम टी, हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लिखना। मान लो कि एक पार्टिकल जो है इनिशियली इसकी डिस्प्लेसमेंट थी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी थी, बट कुछ देर के बाद कुछ एक्स्ट्रा ये हो जाएगा, तो सिर्फ डिफरेंस किसका होगा, ए साइन तो सेम होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव हो रहा है प्रोग्रेसिव वेव। ओमेगा फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा यहाँ पे, टाइम चेंज होगा। टाइम टी माइनस भी हो सकता है या टी प्लस भी हो सकता है, वो देखते हैं कब माइनस होगा कब प्लस होगा, आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो टी माइनस, टाइम को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स, अरे एक्स अपॉन वी, तो ये हो जाएगा एक इक्वेशन ऑफ वेव, पहला इक्वेशन, ठीक है, वेव इक्वेशन। कौन सा, प्रोग्रेसिव वेव का पहला इक्वेशन। अब अगर मैं इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करूं, ए साइन अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। हाँ, तब ओमेगा बाई वी को हम लोग एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं के। ओमेगा बाई वी इज नथिंग बट के, ओमेगा अपॉन वी इज इक्वल टू व्हाट, के। के क्या है, के इज दी वेव नंबर, इसको क्या कह सकता हूं मैं, वेव नंबर, क्या कह सकते हैं, वेव नंबर, जहां पे के की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा बोल रहा हूं, लिख रहा हूं टी, दिमाग कहीं और है मेरा। चलो, तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहां से जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस v बाई ओमेगा के, ओमेगा बाई v को क्या लिख सकता हूं, के एक्स। ये भी एक टाइप का इक्वेशन हो जाएगा, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। चलो, अब यहां से अगर ओमेगा और के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही था। हाँ, तो अब अगर ए साइन ओमेगा की जगह लिख सकता हूं मैं क्या, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई एफ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ एनीथिंग इनटू स्मॉल टी, माइनस के को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स। अब 2 पाई को अगर कांस्टेंट ले लूं तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इनटू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। देखो ये याद कैसे रखेंगे, ए साइन 2 पाई उतना तो याद रहेगा, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम ऑफ अ वेव, एक्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस ऑफ द वेव, सिंपल, एक्स बाई लैम्डा। हाँ, तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा, मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब अगर बात करें फोर्थ इक्वेशन की, अब अगर मैं 2 पाई बाई टी को कांस्टेंट ले लूं, कॉमन ले लूं, ए साइन 2 पाई बाई टी अगर बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, इसको टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड करना होगा। हाँ, तो अब अगर इसको टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो स्मॉल टी बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2 पाई बाई टी तो हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया। यहाँ अगर टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड वाला बाहर आ गया, अब टी से मल्टीप्लाइड है तो ये क्या होगा, टी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, लैम्डा बाई टी क्या है, लैम्डा बाई टी इज वी, लैम्डा बाई टी क्या है, लैम्डा बाई टी इज वी, यहां से एक्स अपॉन वी आ गया। कौन सा है, कौन सा, ये वाला, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, उसी के फॉर्म में आ गया हमें फिर से, ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख लिया हम लोगों ने, तो ये फॉर्म में भी पूछ सकता है, या तो यहाँ से 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये चारों इक्वेशन 1 2 3 and 4 are the equations of progressive wave। अच्छा, अब एक चीज याद रखने लायक है,
इन इक्वेशंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई वी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, या y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इंटू t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा, और y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन t टू t माइनस x बाई वी प्लस प्लस सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से भी इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं। क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, तो ये याद रखो, इफ वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्सिस, अगर वेव जो है कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, तो ये ओमेगा टी जो लिखूंगा माइनस के एक्स लिख सकता हूं या तो, और के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। मतलब दोनों के साइन जो है वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब टी माइनस एक्स बाई वी या एक्स बाई वी माइनस टी, या टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, या एक्स बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी, या टी माइनस एक्स बाई वी, सिमिलरली राइट। ये पूरे जो माइनस के लिखे हैं हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 सब हर किसी को हम लोगों ने माइनस में लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्सिस। अच्छा, और यहां पे जो x है इट डिनोट्स द एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव मतलब x एक्सिस में जा रही है, वेव किस में जा रही है, x एक्सिस। k के साथ जो भी होगा वो क्या डिसाइड करेगा, कौन सी एक्सिस में जा रही है, अगर k y होगा तो y एक्सिस में जा रहा है, k z होगा तो z एक्सिस में, k x होगा तो x एक्सिस में, और डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव में जा रही है नेगेटिव में जा रही है, ये इन दोनों का साइन, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, लिख लेता हूं, साइन ऑपोजिट होगा तो पॉजिटिव एक्सिस, अगर इफ साइन इज सेम तो नेगेटिव एक्सिस, जैसे कि इसका दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव t प्लस एक्स बाई वी, ओमेगा टी प्लस के एक्स, टी बाई टी प्लस एक्स बाई लैम्डा, टी प्लस एक्स बाई वी, उस तरह से। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला भी सही होगा, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो तब नेगेटिव एक्सिस में जाएगी, और कौन से एक्सिस में जाएगी ये डिसाइड करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, अगर साइन अलग अलग हो तो वो कहां जाएगी, पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है, इजी, समझ आ गया। चलो आगे बढ़े, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, अब मान लो स्पीड को हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो इनिशियली मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो इस तरह का वेव कर रहा है, कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब ये वेव जो है कुछ इस तरह का हम लोगों को दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर लिया डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी, राइट, ओके। तो अब इनिशियली क्या था, इनिशियली फेज क्या था, इनिशियली इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या माइनस के एक्स रख लेते हैं, माइनस के एक्स, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में लेके जा रहा हूं मैं। फाइनली क्या हुआ, फाइनली हुआ यूं कि y वाज इक्वल टू a तो सेम रहेगा साइन, अब ओमेगा t जो है चेंज हो गया, t हो गया t प्लस डेल्टा टी, माइनस k भी चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x, हाँ ये हो गया, राइट, कुछ ऐसे। तो अब हमें ये पता है कि फेज जो है वो सेम होगा, फेज क्या होगा, सेम होगा, ओके, बगल वालों का नहीं, टोटल फेज डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। चलो अब यहां से अगर कांस्टेंट फेज की बात करें तो के एक्स माइनस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स ले रहे थे, राइट, हाँ, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस के इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर फेज कांस्टेंट मान के चलो तब, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा डेल्टा टी माइनस के एक्स प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के डेल्टा एक्स, तो देखो प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स चला गया, तो बचा गया 0 इज इक्वल टू
ओमेगा डेल्टा टी माइनस के डेल्टा एक्स। तो के डेल्टा एक्स इधर आएगा, तो के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो अब डेल्टा वाले टर्म्स को एक साइड और एक्स वाले टर्म नॉर्मल टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम विल बी, हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आ जाएगी? ओमेगा बाई के, जो कि हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में, सॉरी यहीं पे थोड़ी देर पहले तो ओमेगा बाई वी को मैंने के कहा था। यहाँ ओमेगा अपॉन वी को के कहा था, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। हाँ, तो अब अगर मैं ओमेगा और के वैल्यूज रख लूं, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई एफ। व्हाट इज के? 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा, तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एफ अपॉन लैम्डा। हाँ, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, एफ को क्या सकता है? 1 बाई टी इंटू लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा? वेव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ये हमारे वेव वेलोसिटीज होंगे अलग अलग फॉर्मूले से, ठीक है? या तो ओमेगा बाई के, या एफ लैम्डा, या लैम्डा बाई टी। डन। चलो नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच हुई होगी, मतलब ऐसी स्ट्रिंग होगी, तो इसको अगर स्ट्रेच करेंगे, कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा होगा, और इसका लेंथ मान लेते हैं एल है, तो क्या होगी? द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव डिपेंड्स ऑन द इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ठीक है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इनर्शियल प्रॉपर्टी। अब इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शियल प्रॉपर्टी इज म्यू। v is inversely proportional to mu and v is directly proportional to t। अब ये रूट म्यू हो जाएगा और ये रूट t हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट रूट के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट रूट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के। अब म्यू क्या है? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यू। मास डेंसिटी क्या कहते हैं इसको? मास डेंसिटी भी कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि लेंथ के अलॉन्ग देख रहे हैं तो लीनियर मास डेंसिटी, एरिया के अलॉन्ग देखेंगे तो एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम के अलॉन्ग देखेंगे तो वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ में कितना मास प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यू। और उसके कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? टेंशन। टेंशन जितना बढ़ेगा उसकी प्रॉपर्टी, हाँ। तो इन केस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इनर्शियल प्रॉपर्टी इज लीनियर मास डेंसिटी म्यू। Further, we cannot send a wave along a string unless the string is under attention. Under attention नहीं, under tension। अगर टेंशन नहीं होगा तो हम लोग उसमें से वेव को पास नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रिंग नॉर्मली पड़ी हुई या एक रोप नॉर्मली पड़ी हुई, उसको उठाएंगे, मूव करेंगे, तो क्या उसमें डेवलप होगा वेव? नहीं, राइट? दोनों तरफ से टेंशन होना जरूरी है, तो तब जाके इसमें एक वेव ऐसे डेवलप होगा, ठीक है? Therefore, we can associate that the tension with the elasticity of the string। टेंशन के होने की वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। ओके, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय म्यू। याद रखेंगे, t क्या है? टेंशन, एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m बाय l भी लिख सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन से थे? वो ट्रांसफर हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जो along the direction of wave propagation जाते थे। In longitudinal wave, the constituent of the medium oscillate along the direction of wave propagation। मतलब वेव के along रहते थे। The speed of longitudinal wave also depends on inertial property as well as elastic property of the medium। इसके पर डिपेंड कर रहा है? inertial property and elastic property, ये भी उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे inertial property और elastic property डिफरेंट हो। क्या? The longitudinal waves such as sound travel in the form of compression and rarefaction, हमें पता है। Therefore, bulk modulus of the medium can be associated with elastic property। कौन सा? bulk modulus। ठीक है, bulk modulus, जिसका फॉर्मूला था बीटा इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा वी बाई वी, राइट? डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, ये था बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। हाँ, फर्दर इनर्शियल प्रॉपर्टी रिलेवेंट टू द प्रोपगेशन ऑफ दीस वेव्स इज द मास डेंसिटी। इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डेंसिटी। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी थी, यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी। ये क्या है? हमारी डेंसिटी।
डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होगा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ p बाई रो, सिंपल, b बाई रो। नेक्स्ट, in case of a linear medium like solid, rod relevant modulus of elasticity is gamma। अगर ये फ्लूइड होता तो हम लोग बीटा यूज कर सकते हैं, बट अगर सॉलिड हो, उसमें साउंड वेव ट्रैवल कर रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गामा, यंग्स मॉडुलस, राइट, यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे, और डेंसिटी तो सेम रहेगी रो। चलो नोट पॉइंट, फिर से एक नोट पॉइंट है, तो क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स देन इन गैसेस। सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैसेस में। सबसे ज्यादा साउंड किसमें आएगा? सॉलिड्स में। इसीलिए जब सॉलिड के ऑब्जेक्ट को टंग, राइट, अगर मान लो किसी स्टील की प्लेट को ऐसे मारो, टन आवाज आएगा, वही पानी पे मारो उतना आवाज नहीं आएगा, वही गैस में आवाज ही नहीं आ रहा है ऐसे। दे आर डेंसर, क्या? इवन तो दे आर डेंसर देन गैसेस। कौन? सॉलिड्स और लिक्विड जो है डेंसर है गैसेस से। दिस हैपेंस बिकॉज देयर आर मच मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस देन गैसेस, राइट। कंप्रेस नहीं हो सकते, कौन? सॉलिड्स और लिक्विड। हाँ, गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, सॉलिड्स भी हो सकते हैं बट उतना नहीं। सो एंड सो मच हायर वैल्यूज ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो है कि सॉलिड्स और लिक्विड में ज्यादा होगी कंपेयर टू गैसेस। इसीलिए गैसेस की आवाज यानी स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस विल बी लेस देन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, राइट। हाँ, तो देखो न्यूटन, हाँ, न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन अंकल ने कहा था कि साउंड वेव्स जो प्रोपोगेट कर रही है वो एक ऐसा प्रोसेस पे हो रही है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सब हो रहा है। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स एंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट ड्यूरिंग द रेयर फ्रैक्शन इज गेन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मतलब जब कंप्रेशन होगा तो हीट लॉस होगी, और जब रेयर फ्रैक्शन होगा तो हीट गेन करेंगे। तो ऐसा इनका कहना था। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डाला हम लोगों ने, क्या होगा इसके टाइम? आइसोथर्मल प्रोसेस में बीटा विल बी इक्वल टू पी। बीटा इक्वल टू क्या है? पी के बराबर होगा। तो यहां से v इज इक्वल टू पी बाई रो कर लिया हम लोगों ने। पी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 और डेंसिटी ऑफ वाटर सब्स्टिट्यूट करी, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमें जो स्पीड ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ पे एयर की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या आ रही थी? 281 मीटर पर सेकंड आ गई, जो कि इनएक्यूरेट थी, जो कि गलत थी। तो इसको करेक्ट किसने किया? उन्हीं के एक स्टूडेंट ने, यानी लैप्लास के करेक्शन क्या है? इन्होंने कहा सर आप जो बोल रहे हो वो सही है, बट जो प्रोसेस हो रहा है इज नॉट आइसोथर्मल, बट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। क्यों? न्यूटन अज्यूम दैट द प्रेशर, ये सब न्यूटन ने अज्यूम किया था, ठीक है। Laplace pointed out that the presence of variations in the gases when sound propagates are so fast that heat does not get enough time to flow from surroundings। मतलब हीट जो है लूज करने का भी टाइम नहीं मिलता और गेन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। इस वजह से अब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एडियाबैटिक कहेंगे। टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट गेन या लॉस का यही नहीं हो रहा। मतलब हीट गेन और लॉस करना पड़ेगा, राइट। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आना होगा, तो मतलब हीट गेन या लॉस का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। तो मतलब इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक। तो ये जो प्रोसेस हो रहा था वो किस में हो रहा था? एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक का जो बल्क मॉडुलस होगा दैट विल बी गामा इनटू पी। गामा इनटू पी। गामा क्या है? गामा इज पॉइजन रेशियो, जो हम लोगों ने इससे पहले हमारे चैप्टरों में पढ़ रखा है, थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, थर्मोडायनामिक्स के टीजी। हाँ, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड क्या आ जाएगा? नया फॉर्मूला आएगा गामा पी बाई रो। तो अब जब हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि एयर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक का गामा पता है, पी की वैल्यू पता होगी 1.01, हाँ, रो की वैल्यू एयर की 1.29 kg पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल निकाला कि 331 मीटर पर सेकेंड कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होगी? 331 या 332 334 के आसपास होगी, ठीक है। डन। तो इस तरह से स्पीड ऑफ साउंड और प्रोग्रेसिव वेव की बातें खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तीनों चीजों के बारे में, जो सुपर इम्पोज वेव्स को अगर मिला देंगे, अलग अलग वेव्स के बारे में पढ़ा, अगर वेव्स को सुपर इम्पोज करेंगे यानी मिला देंगे, तो तब तीन प्रोसेस हो रहे होंगे, इंटरफ्रेंस, स्टेशनरी वेव और बीट्स बन रहे होंगे। तो इस तीन तरह के वेव्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स। बाय बाय।